नमस्कार। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। जीके के क्वेश्चंस हैं। देखिए पेपर 1 जो पीजीटी का है और बाकी भी अगर आपका कोई पेपर है उसमें कंप्लीट सिलेबस को जो है हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। जो 100 नंबर का पेपर आएगा 100 के 100 नंबर को जो है हम यहाँ से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक सेक्शन को जो है वो हम हल्का हल्का टच जो है दे रहे हैं ताकि कुछ भी आपका अनटच ना रह जाए। पेपर में लिंक कर कर क्वेश्चन पूछे जाए तब भी आपको हेल्प मिल जाए और पेपर में डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आपको डेफिनेटली हेल्प मिले। उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी भी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम बोलते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि विश्व का पहला 3D जो मुद्रित हिंदू मंदिर है वो जो है वो किस राज्य में बनाया गया है। देखो वर्ल्ड का जो 3D जो इनके 3D मतलब 3 डायमेंशनल जो प्रिंटेड हिंदू टेम्पल है ना वो बिल्ड किया गया है कहाँ पर, तेलंगाना में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 3D जो हमने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था 3D से रिलेटेड, वो था कि 3D पोस्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? वो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस था। तो इंडिया के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को जो था वो इनॉग्रेट किया गया था बेंगलुरु में। वो बेंगलुरु भी आपने ध्यान रखना है, तेलंगाना आपने ध्यान रखना है। मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कल परसों ही पढ़ा था इसी सीरीज में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था यूएस से रिलेटेड कि इंडिया के बाहर जो सेकंड लार्जेस्ट मंदिर है वो जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। तो इंडिया से बाहर जो सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है वो यूएस में जो है वो इनॉग्रेट किया गया और यूनाइटेड स्टेट के न्यू जर्सी में जो है वो उसको इनॉग्रेट किया गया है। अक्षरधाम टेम्पल जो है वो उसको नाम दिया गया है। ये आपने नोट करना है। साथ में एक और बात इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बनती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू मंदिर है ना वो है ये सेकंड लार्जेस्ट, जरूर ध्यान रखना। 3D प्रिंटेड मंदिर हो गया, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हो गया, सेकंड लार्जेस्ट मंदिर हो गया। एक मंदिर जो मैंने उस टाइम भी रिवाइज कराया था वो था अंकोरवाट मंदिर। अंकोरवाट मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी कंट्री में स्थित है? तो अंकोरवाट मंदिर आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो कंबोडिया में स्थित है। इन क्वेश्चंस को यहाँ से नोट करें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद सूरीनाम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रांट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। अगर देखो प्रीवियस यानी कि 1-2 महीने के पहले के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बनता है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो हाल ही में सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है जिसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन, ये दिया गया है राष्ट्रपति हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू, उनको दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो दिया गया है। चलो सही बात है। और आपने ध्यान रखना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर कंट्री के विजिट पर गए थे तो उनको भी अलग अलग कंट्रीज के अवार्ड दिए गए। कौन कौन सी कंट्री के हैं जिनके अवार्ड्स उनको दिए गए? देखो अभी 2023 में उनके द्वारा कौन कौन सी कंट्रीज विजिट की गई। 2023 में उन्होंने ग्रीस कंट्री विजिट की तो ग्रीस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया गया। ये जो अवार्ड है इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड इनको दिया गया। फ्रांस उन्होंने विजिट किया तो फ्रांस का भी अवार्ड इनको दिया गया। फ्रांस का जो लीगन ऑफ ऑनर अवार्ड है वो इनको दिया गया, वो आपने ध्यान रखना है। इजिप्ट इनके द्वारा विजिट किया गया। इजिप्ट का मैं बहुत बार बताता हूँ कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए थे जब 26 जनवरी जो था वो था, तो 26 जनवरी की परेड के दौरान ये यहाँ पर मौजूद थे। तो इजिप्ट में जब प्रधानमंत्री मोदी गए बैक में तो इनको भी जो था वो अवार्ड दिया गया और इनको अवार्ड दिया गया ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड। ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड इनको दिया गया। ये पापुआ न्यू गिनिया एक कंट्री है, पापुआ न्यू गिनिया। इस कंट्री में तब जब ये गए तब वहाँ का भी अवार्ड इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। उसका नाम है ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो है वो इसका नाम है, ये लिख सकते हैं आप। तो ये सारे अवार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम गई थी तो वहाँ पर उनको जाकर ये सम्मान मिला। अब सूरीनाम कंट्री जो है ना इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है तो सूरीनाम की कैपिटल आप लिख ही लीजिए तभी बेटर होगा। इसकी जो कैपिटल है वो है पैरामारिबो। पैरामारिबो इसकी कैपिटल है, ये आप लिख लीजिए PARAMRIBO, ये इसकी कैपिटल है तो इसको लिख लेना। ये सूरीनाम की कैपिटल है। साउथ अमेरिका में जो है ये कंट्री पड़ती है। यही एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, PDF में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अंडर हुज चेयरमैनशिप सेंटर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ पीस कमेटी इन मणिपुर। जिन्होंने तो टेस्ट सीरीज ली है ना उन्होंने एक और कमेटी वहाँ पर पढ़ी है, अभी रिवाइज करवाऊंगा उस कमेटी को भी, और एक और नई कमेटी हम यहाँ से जानेंगे। सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा जो पीस एस्टेबलाइज करने के लिए मणिपुर में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, उसके बाद पीस एस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पर कमेटी गठित की गई अनसुईया उइके की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए सही आंसर है, इनकी अध्यक्षता में की गई। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो एक कमेटी जो है वो गठित कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो
गीता मित्तल जस्टिस रह चुकी हैं। गीता मित्तल की अध्यक्षता में जो है वो क्या किया गया है, गीता मित्तल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। हमारी टेस्ट सीरीज़ में भी ये क्वेश्चन आया था और यहाँ से भी मैंने डिटेल में, जब मैंने टेस्ट सीरीज़ की भी अलग से हम वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मैंने बताया था टेस्ट नंबर 1 की वीडियो डिस्कशन में। अच्छा, यहाँ से ये देखें आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है ना, ये गवर्नर है अनसुईया उइके मणिपुर के, इनकी अध्यक्षता में जो है वो की गई है। ये इसकी अध्यक्षता जो है वो करेंगे। अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में हिंसा देखने को मिली। मणिपुर में जब हिंसा देखने को मिली तो यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो जाता है। मणिपुर का मैंने पहले बताया था कल परसों ही आपको कि मणिपुर किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मणिपुर नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मणिपुर असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मणिपुर मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मणिपुर जो है वो क्या कोई इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है? मणिपुर जी बिल्कुल, मणिपुर जो है म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। एक बार फिर से बता दूं किस किस के साथ करता है। नागालैंड के साथ मणिपुर बाउंड्री शेयर करता है, मणिपुर जो है वो मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मणिपुर जो है वो असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है और इंटरनेशनल बाउंड्री मणिपुर शेयर करता है म्यांमार के साथ 352 किलोमीटर जो है ये शेयर करता है। और ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट जो है वो मेल कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट अगर आपको करनी है तो वहाँ से आपको डायरेक्ट भी वो मिल जाएगी, ईजिली एक्सेस हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द 12th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स इक्विवेरियन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोलते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये एक एक्स इक्विवेरियन, ये बोलते हैं इसका 12वां संस्करण अभी हुआ। ये किस कंट्री के बीच में हुआ? इंडिया का मतलब किस कंट्री के साथ हुआ? अब इंडिया का ये हुआ तो इंडिया का ये किसके साथ हुआ? आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ने ये मालदीव्स के साथ एक्सरसाइज की। ऑप्शन ए सही आंसर। अभी यहाँ से और भी पॉइंट जो हैं वो आपके क्लियर होंगे। 12th एडिशन इसकी है, एक्स इक्विवेरियन एक्सरसाइज इसका नाम है। इंडियन आर्मी और मालदीव्स की नेवी, मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में जो है ये होता है। हुई कहाँ पर? ये उत्तराखंड में जो है वो हुई, उत्तराखंड के चाबुतिया में जो है ये देखने को हमें मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुई, किस किस के बीच में हुई। और अगर हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती हैं और किस किस तरह से उनके नाम हैं, वो मैं पहले भी रिवाइज़ करवा चुका हूँ आपको, तो उनके नाम ध्यान रखने हैं। इजिप्ट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, तो इजिप्ट के साथ जो है वो पहली बार एक्सरसाइज की गई है। इजिप्ट के साथ जो इंडिया ने पहली बार एक्सरसाइज होस्ट की है वो है जिसका नाम साइक्लोन है। साइक्लोन करके एक्सरसाइज, साइक्लोन करके जो है वो इसका नाम है। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना। अगर हम बात करते हैं नेपाल के साथ, नेपाल के साथ हम सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। नेपाल के अलावा आपने ध्यान रखना है कि हम जो यूएसए के साथ भी क्या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम यूएसए के साथ भी जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। और यूएसए के साथ हमारे द्वारा एक युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। यूएसए के साथ हम टाइगर ट्रियम्फ करके एक एक्सरसाइज आती है, उसको भी जो है वो हम करते हैं। चाइना के साथ भी क्या कोई हम करते हैं, चाइना हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, चाइना के साथ हम हैंड इन हैंड जो है वो करते हैं। मतलब चाइना के साथ हाथों हाथ लेन देन होता है, इस तरह से याद रखें। चाइना साथ में है तो हाथों हाथ लेन देन होता है और चाइना के साथ ये एक्सरसाइज का नाम पड़ गया हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। आपने ध्यान रखना है कि जापान के साथ हम करते हैं तो धर्मा गार्जियन करके एक्सरसाइज है जो जापान के साथ कंडक्ट की जाती है। सैन्यू मैत्री करके एक्सरसाइज है वो भी जापान के साथ जो है वो कंडक्ट की जाती है। और मैत्री शक्ति भी एक एक्सरसाइज है। मैत्री शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो होती है। मैत्री शक्ति का ध्यान रखना है इंडिया और श्रीलंका के साथ। और बोल्ड कुरुक्षेत्रा ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्रा एक्सरसाइज जो है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ये सिंगापुर के साथ हम करते हैं। और अभी तो इक्विवेरियन एक्सरसाइज आपने जान लिया कहाँ पर हुई, किस तरह से हुई। एक और एक्सरसाइज अभी है यहाँ पर, बोलते हैं एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो हरिमाऊ शक्ति ये भी एक एक्सरसाइज है, हाल फिलहाल में हुई थी तब चर्चा में आई। तो ये अपना देश भारत जो है ये करता है मलेशिया के साथ इस एक्सरसाइज को होस्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मलेशिया के साथ जो है वो इस एक्सरसाइज को किया जाता है। चलो ठीक बात है कि मलेशिया के साथ जो है वो इसको किया जाता है। ये एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति जो था वो 2023 में इंडिया और मलेशियन आर्मी के बीच में हुई। और हुई कहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो उमरोई में हुई। उमरोई कैंटोनमेंट जो है वो इंडिया में ही पड़ता है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो हुई। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्या पूछ सकता है यहाँ पर, और क्वेश्चन एक्सरसाइजेज तो हमने बहुत ज़्यादा रिवाइज कर ली, एक्सरसाइज इतनी काफ़ी है
इंडिया और मलेशिया के ना थोड़े से टेंशन भी रहते हैं, क्योंकि कई बार मलेशिया में ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो चाइना को जो है वो सपोर्ट करती है। लास्ट टाइम हमें जो टेंशन देखने को मिली थी वो पाम ऑयल को देखने को जो था वो मिली थी। मतलब पाम ऑयल का जो ट्रेड होता है ना मलेशिया से हम जब बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उस चक्कर में जो था टेंशन यहाँ पर बढ़ गई थी, क्योंकि कुछ आनाकानी यहाँ पर किया जा रहा था। और मलेशिया जो है वो एशियान का मेंबर भी है। एशियान का मेंबर आपने ध्यान रखना है। मैं इतनी बार चीज़ों को रिवाइज करवाऊंगा कि भूलेंगे ही नहीं। एशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है यहाँ से भी। एशियान के मेंबर में जो है वो इंडिया नहीं आता है। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसके मेंबर में कौन कौन सी कंट्री आती है? ब्रुनेई जो है वो इसके मेंबर में आती है। कंबोडिया जो हमने पढ़ा था वो जहाँ पर मंदिर है वो हमने यहाँ पर आती है। इंडोनेशिया जो हमने अभी पढ़ा वो भी यहाँ पर आती है। लाओस कंट्री है एक, लाओस यहाँ पर आती है। मलेशिया भी हमने पढ़ा, ये आती है। म्यांमार हमने पढ़ा था, वो आती है। फिलीपींस वहाँ पर आती है। सिंगापुर जो है वो आपने ध्यान रखना है आती है। थाईलैंड आती है। वियतनाम जो है वो आती है। तो ये कंट्री जो है वो आती है। चलो, वियतनाम की कैपिटल कहाँ पर है ये आपके लिए काम है। आप कमेंट करके बता दीजिए कि वियतनाम की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। और ये जो एशियान ग्रुप है ना, इसकी स्थापना 1967 में जो था वो हुई थी। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो सेक्रेटरीट है वो इंडोनेशिया जकार्ता में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टेस्ट फायर्ड द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर। तो देखिए, बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंट्री के द्वारा जो है वो लंबी दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है खैबर, इसका परीक्षण जो है वो किया गया है। खैबर का परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली यहाँ से लिंक करते हैं चीज़ों को। हमारे पास अस्त्र मिसाइल आती है। हमारे पास अस्त्र मिसाइल जो आती है ये एयर टू एयर मिसाइल है। ये आपने ध्यान रखना है कि अस्त्र मिसाइल कैसी है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। हमारे पास त्रिशूल एक्सरसाइज आती है। त्रिशूल एक्सरसाइज जो है हमारे पास है, तो ये किस तरह की एक्सरसाइज है ये भी आपने ध्यान रखना है। तो त्रिशूल एक्सरसाइज जो है ये त्रिशूल जो हमारे पास, तो त्रिशूल सरफेस से एयर पर मार करने वाली एक्सरसाइज है। सरफेस टू एयर एक्सरसाइज ये आ जाती है हमारे पास। उसी तरह से जो है वो आकाश मिसाइल भी है। आकाश मिसाइल जो हमारे पास आती है, आकाश मिसाइल डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। और ये एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट रेंज बेहतर सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश भी जो है वो सरफेस टू एयर है और शॉर्ट रेंज ऑल वेदर मिसाइल है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और साथ में आप क्या ध्यान रख सकते हैं, ईरान की जो खैबर मिसाइल है वो भी ध्यान रखना है। मैं मिसाइल को एक्सरसाइज बीच बीच में बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन वियरिंग द अभ्या रोब्स इन स्कूल्स। तो ये मतलब मुस्लिम्स के द्वारा मुख्य रूप से ना पहना जाता है ये जो है। तो यूरोपियन देश है ऐसा जिसने स्कूलों में अबाया जो वस्त्र है ना उसके पहनने पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। ये फ्रांस के द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। फ्रांस जो है वो यूरोपियन एक कंट्री है और इसके द्वारा ये जो आभ्या वस्त्र पहने जाते हैं इसके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया है। क्या किस तरह से पूरी बात है, ये जो आभ्या है ना, आभ्या जो है वो लॉन्ग लंबा होता है, थोड़ा सा लूज होता है, फिटिंग गारमेंट जो है वो होता है और मुस्लिम कल्चर में जो है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फ्रांस के द्वारा जो है वो इसके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया है स्कूल्स में। ये बैन ना लगाया गया है फ्रांस के द्वारा, एक लॉ है उनका 2004 का एक लॉ है उनके द्वारा। जो लॉ ये कहता है कि स्कूल्स में इस तरह के रिलीजियस सिंबल को ना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये वस्त्र भी ना रिलीजियस सिंबल के रूप में ही सामने आए, तो उसी तरह से फ्रांस के द्वारा इनको बैन कर दिया गया। अच्छा, यहाँ से आपने यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में जान लिया, फ्रांस के बारे में जान लिया। नाटो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिनलैंड ऑप्शन में दिया गया है। तो नाटो क्या था, नाटो कहता था कि हम जो है वो यूक्रेन को अपने में ऐड कर लेंगे। यूक्रेन भी कहता था कि नाटो में शामिल हो जाना है। रशिया कहता था कि नहीं, तुम नाटो में नहीं जाओगे। नाटो जो है वो US का एक ग्रुप है, उसी को लेकर लड़ाई हो गई दोनों में, और दोनों में लड़ाई हो गई। तो उसी बीच देखने को मिलता है कि फिनलैंड जो कंट्री है ना वो नाटो का सदस्य जो है वो बन गई। नाटो का सदस्य बन गई। 31 नंबर का मेंबर जो है वो नाटो का ये बनी। और तो ये भी नोट करना है आपने यहाँ से कि कितने नंबर का कौन सी कंट्री बनी है, कौन सी नंबर का बनी है मेंबर। अगला क्वेश्चन देखें, रिसेंटली बोलते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2023 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फिजियोलॉजी मेडिसिन एक ही बात है, इसमें जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है एक साथ। अब आपने ध्यान रखना है कि 2023 का ये प्राइज़ जो है वो किसको दिया गया है। 2023 का ये प्राइज़ कैटलिन कैरिको और ड्रू वेसिमेन को दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कैटलिन कैरियो और ड्रू वेसिमेन को जो है ये अवार्ड दिया गया है।
ये आपने ध्यान रखना है। 2023 का ये प्राइज़ है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में ये दिया गया। और नाम आपने ध्यान रखना है, क्यों दिया गया है वो भी हम जान लेते हैं यहाँ से कि क्यों दिया गया है। देखो ये 2023 के जितने भी प्राइज़ हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं। नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी मेडिसिन में दिया गया 2023 का, वो कैटलिन कैरियो और ड्रू वेसिमैन को दिया गया, क्योंकि इन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी के में जो है वो काफ़ी अहम योगदान जो था वो निभाया था, जो कि कोविड-19 वैक्सीन की डेवलपमेंट में ना काफ़ी महत्वपूर्ण जो था वो साबित हुई थी। जब कोविड-19 आया था ना, तो mRNA आपने उस टाइम जो था वो सुना होगा। तो उस टाइम पता भी क्या था, उस टाइम बात इस तरह से थी कि कोविड-19 के दौरान ना वैक्सीन ही नहीं थी किसी भी कंट्री के पास। तो फिर mRNA टेक्नोलॉजी से जो था वो क्या हुआ, वैक्सीन डेवलप की गई, और इन साइंटिस्ट ने जो था वो इन जो फिजियोलॉजिस्ट हैं इनके द्वारा जो था वो काफ़ी अहम योगदान दिया गया था। इन दोनों का नाम ध्यान रखना है, इनको इसलिए अवार्ड दिया गया। हमारे पास ना ऑप्शन में कुछ और नाम भी दिए गए हैं, मैं एक बार उनको रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन की फॉर्म में ना वैसे ये डिस्कस होंगे भी आपके साथ एक बार फिर से। अभी देखें आप क्या है क्वेश्चन, जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्लाउडिया गोल्डिन का नाम। क्लाउडिया गोल्डिन को जो है वो इस बार इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल प्राइज़ मिला है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है पहली बार, या फिर रेयर चांसेस ऐसे होते हैं ना कि जब किसी सिंगल पर्सन को इकोनॉमी में जो है वो प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल प्राइज़। आपने देखा होगा ग्रुप्स में जो है वो दिए जाते हैं, परंतु क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया तो ये सिंगल ही लेडी थी, इनको जो था ये अवार्ड दिया गया। और दिया क्यों गया, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया वुमेन्स की जो इनकम होती है, वुमेन्स का जो सिचुएशन है इनकम को लेकर, उसका क्राइटेरिया जो पूरे वर्ल्ड में है। इन्होंने कहा कि वुमेन्स के साथ ना अभी भी भेदभाव बहुत देखने को मिलता है। वो सारी बातें कही, मैं पहले बता चुका हूँ आपको सारी की सारी बातें। अभी भी आप स्कूल्स में देखेंगे, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि स्कूल्स में देखेंगे लेडीज़ टीचर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मैन ना वो कम सैलरी पर काम कर जाती हैं, इसलिए स्कूल भी प्रेफर करता है कि महिलाओं को ही जो है वो प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि वो कम पैसों पर काम कर लेंगी, और अगर जेंट्स होंगे तो वो ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट रखेंगे, तो इसलिए जो है वो ये सब होता है। ठीक है, तो ये आज भी चीज़ें हैं, चाहे कुछ भी कहा जाए। अभी 33% रिजर्वेशन देने की बात भी कही गई कि हम 33% रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा में दे देंगे, विधानसभा में जो है वो दे देंगे महिलाओं के लिए। और ये बिल भी जो था वो पास कर दिया गया, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसके द्वारा बिल भी जो था वो पास कर दिया गया। परंतु एक समस्या ये है कि अभी जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन के बाद जो है ये सारी बातें पूरी करने के लिए कहा गया। बिल बेशक पास कर दिया गया है, इमीडिएट प्रभाव से जो है ये रिजर्वेशन नहीं मिलने वाली। नोबेल प्राइज़ डिस्कस करते करते हम बहुत आगे चले गए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। नोबेल प्राइज़ जो इंडिया में अभी लेटेस्ट किसी को दिया गया है तो वो अभिजीत बनर्जी को दिया गया है इकोनॉमी में। 2019 में जो था वो अभिजीत बनर्जी को ये अवार्ड मिला था। 2019 में ये पूछा जा सकता है कि कब अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में दिया गया था, तो वो 2019 का जो है वो आपने ध्यान रखना है। उससे पहले 2014 में जो था वो इंडिया को मिला था। 2014 में इंडिया को पीस में मिला था, कैलाश सत्यार्थी को जो था वो दिया गया था ये अवार्ड। तो ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पर जब पेपर में नाम ही पूछी जाए ना तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प कर देती हैं। बहुत सारी हेल्प यहाँ से फिर मिलती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। शायद पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हमने कर रखे हैं। बोलते हैं ये वाला क्वेश्चन हो चुका है डिस्कस शायद, और ये पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। बड़ी बात ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की हम बात कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम में पूछा गया था तो उस साल का पूछा गया था। अभी 40वां नंबर जो है वो रहा है 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अच्छा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि किसके द्वारा ये जारी किया जाता है और पूरी बात किस तरह से है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ना ये जारी किया जाता है WIPO के द्वारा। WIPO क्या है? ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। और जब ये जारी किया गया 2023 में तो 40वां नंबर इंडिया का रहा। आउट ऑफ कितनी कंट्रीज? 132 टोटल कंट्रीज थी, तो ये इंडिया का रैंक रहा। टॉप किसने किया? तो टॉप स्विट्जरलैंड के द्वारा जो था वो किया गया इस इंडेक्स में 2023 में। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। इंडिया का अगर हम प्रीवियस ईयर का रैंक कंपेयर करते हैं तो 2022 में भी इंडिया का रैंक 40 ही रहा था। 2021 में 46 रैंक था इंडिया का, 2020 में 48 था। रैंक तो बेसिक इम्प्रूव हो गया है इंडिया का यहाँ पर, तो ये बातें आपने नहीं भूलनी है यहाँ से सारी की सारी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में आपके जहन में होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में लिखा गया है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि करंट इवेंट से ही आएंगे या फिर कोई चीज़ नहीं आएगी। एग्जामिनर का मन है वो कुछ भी डाल दे। बोलते हैं वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कौशला महाजनपद साउदर्न पार्ट। तो बोलते हैं कि कौशल महाजनपद जो था वो इसकी राजधानी कहाँ पर थी। कौशल महाजनपद या फिर जो हमारे पास अलग अलग महाजनपद हिस्ट्री में है ना, उनके बारे में हमने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है। एक मौका मिल गया हमें भी रिवाइज करने का आज। कौशल महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी, इसकी राजधानी श्रावस्ती में जो था वो आती थी। कहाँ पर आती थी इसकी राजधानी, ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुशावती करके लिखा है, मतलब श्रावस्ती भी कहाँ पर लिखा गया होता है, तो श्रावस्ती आपने ध्यान रखना है। श्रावस्ती, कुशावस्ती, इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगी। हमारे पास ना अलग अलग महाजनपद हुए और उनकी अलग अलग राजधानियाँ हुई जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी। जैसे कि हमारे पास वत्स महाजनपद हुआ, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशंबी में जो था वो थी। हमारे पास कुरु महाजनपद था, उसकी राजधानी हस्तिनापुर में थी। काशी महाजनपद था, उसकी राजधानी जो था वो वाराणसी में स्थित थी। अंग महाजनपद था जो कि एग्जाम में पूछा गया है एक बार, चंपा इसकी जो था वो कैपिटल हुआ करती थी। हमारे पास जो था वो मगध महाजनपद था, राजगृह इसकी राजधानी थी। हमारे पास अवंती महाजनपद है, उसकी राजधानी उज्जैनी में हुआ करती थी। और जो गांधार महाजनपद है उसकी राजधानी तक्षशिला में हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट वन मैंने बता दी है, डिस्कस करने के तो और भी बहुत हैं, डिस्कस ही करते रहें चाहे सारा दिन। इंपॉर्टेंट वन एक बार फिर से सुन लीजिए अगर ध्यान से नहीं सुने। वत्स महाजनपद था, कौशंबी उसकी राजधानी थी। हमारे पास अंग महाजनपद था, चंपा उसकी राजधानी थी। मगध महाजनपद था, राजगृह उसकी राजधानी थी। अवंती महाजनपद उज्जैनी इसकी राजधानी थी। कौशल महाजनपद श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। हमारे पास गांधार महाजनपद था, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कुरु महाजनपद था, हस्तिनापुर उसकी राजधानी थी। तो ये महाजनपद आपकी टिप्स पर होने चाहिए। टेस्ट सीरीज़ में भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक पॉइंट से ना रिवीजन आपका करवा दूँ वहाँ से, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए कि आप हमने करंट अफेयर्स ही पढ़े थे या हमने हिंदी ही पढ़ी थी, इंग्लिश ही पढ़ी थी और एग्जाम में कुछ और पूछ लिया गया। हर एक एंगल से हम कोशिश कर रहे हैं। देखो कोशिश तो मेरी यही की जा रही है कि टेस्ट सीरीज़ में ना आपको वाइड एंगल से ना सिलेबस कवर करवा दूँ, चाहे वो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ हो। पीजीटी पेपर 1 में मैंने हर एक एंगल को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी आगे शेड्यूल्ड वे में टेस्ट हैं, तो जितने जितने टेस्ट होते रहेंगे ना शेड्यूल्ड वे में हम हर एक एंगल को टच करेंगे, ताकि 12 टेस्ट हैं टोटल। जब आप फाइनल टेस्ट प्रैक्टिस करें तो आपको लगे कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। बस बशर्ते आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, फिर टेस्ट देना पड़ेगा फाइनल पेपर की तरह, तभी मज़ा है उस टेस्ट का असली। वैसे तो क्या पढ़ लिया चले गए आ गए पढ़ लिए, वो तो कुछ नहीं है। बस एक ईमानदारी के साथ जब तैयारी करेंगे ना, फिर टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे, तब उसका असली मज़ा आएगा। क्वेश्चन देखें जी, इंग्लिश का क्वेश्चन है हमारे पास। मीनिंग बोलते हैं, इडियम का बताना है। फ्रेंच लीव हमारे पास दिया गया है कि फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है, इडियम है ये, एब्सेंस विदाउट परमिशन, कि बिना परमिशन के ही एब्सेंट है तो फ्रेंच लीव उसको कह दिया जाता है। आगे फिर से बोला गया है कि चूज द अल्टरनेट विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग। अंडरलाइन, यहाँ पर ये है अंडरलाइनिंग किया हुआ, ये अंडरलाइन है, हुआ नहीं है यहाँ पर, ये अंडरलाइन है। बोलते हैं कि बेस्ट मीनिंग बताना है, ये भी एक तरह से ईडियम ही है आपके पास। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज अ वाइट एलिफेंट। तो बोलते हैं कि वाइट एलिफेंट ईडियम है, किसका मतलब बताना है कि क्या होता है। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है यूजलेस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाँ, वाइट एलिफेंट का मतलब पता चल गया, यूजलेस जो है वो इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं स्मोकिंग विल नेवर बी गिव अप डैश द टबैको इंडस्ट्री थ्राइव्स। तो बोलते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। स्मोकिंग, बोलते हैं स्मोकिंग विल नेवर बी गिव अप एज लॉन्ग एज, ऑप्शन बी सही आंसर है, एज लॉन्ग एज दी टबैको इंडस्ट्री थ्राइव्स। ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस भी मैंने करा दी थी, ये भी करवा दूंगा टेलीग्राम पर प्रोवाइड। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आपकी पीजीटी में सिलेक्शन हो ही जाए। अब देखते हैं कि क्या बनता है, कितने लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे पता है कि आप सभी ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन देखें अगला, बोलते हैं विच कंट्री वॉन दी 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। तो बोलते हैं कि 2023 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप किस कंट्री के द्वारा जो है वो जीता हो गया है। तो पिछले कल हमने डिस्कस किया था, बड़े अच्छे से मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन। तो पिछले कल की वीडियो देखी होगी, तब आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे इसका। और भी बातें बताई थी, वो आप कमेंट करके बता दें जल्दी से कि क्या इसका आंसर है, किस तरह से पूरी बात है।
एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एलाइड सर्विस को मिस मत करना, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट आ जाती है तब तो सभी तैयारी करते हैं और 1-2 महीने में वो तैयारी नहीं हो पाती। हमने टेस्ट सीरीज़ अभी से ही स्टार्ट कर दी है। शेड्यूल्ड वे में अगर आप टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। एलाइड बोला क्या? एलाइड सर्विसेज मतलब ये एलाइड एग्जाम होते हैं ना, जो छोटे छोटे बाकी एग्जाम्स भी होते हैं उनको भी आपका कवर करेगा अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी करेंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से आप बातों को समझते हैं। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह वहाँ पर आपको मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।